तो जैसे अभी बात चल रही थी कार्य वस्तु और कारण वस्तु, दो तरह की वस्तुएं हैं, आटा और रोटी। आटा कारण, रोटी कार्य। ईंट पत्थर और मकान, ईंट पत्थर कारण, मकान कार्य। तो जिस एक वस्तु को हम कारण बोल रहे हैं, दूसरी वस्तु को कार्य बोल रहे हैं। तो किसी विद्यार्थी ने पूछा, गुरुजी ये कारण कार्य की पहचान क्या है, थोड़ी इनकी पहचान भी बता दीजिए। अब इनकी पहचान बताएंगे। इस सूत्र में जो अभी अभी बोला, इसमें कार्य की पहचान है, कार्य वस्तु। 124वां सूत्र, सूत्र के अंत में लिखा है लिंगम। लिंगम का अर्थ है कार्यम, कार्य। लिंगम का अर्थ क्या है? कार्य। तो ये कार्य की विशेषताएं हैं। क्या है? पहली विशेषता क्या है? हेतु मत। वो कारण से उत्पन्न होता है, उसका कोई ना कोई कारण होना चाहिए, तब उसको कार्य नाम से बोल सकते हैं, नहीं तो नहीं। तो जैसे महतत्व है, वो हेतु मत, कारण से उत्पन्न हुआ है। प्रकृति कारण है, उससे महतत्व उत्पन्न हुआ, तो महतत्व को कार्य बोलेंगे। लिंगम, कार्यम, ये कार्य की पहचान है। उसका कोई रॉ मटेरियल होना चाहिए, कोई उपादान कारण होना चाहिए जिससे वो उसकी उत्पत्ति होगी। तो ये पहली विशेषता, कारण से उत्पन्न हुआ हो, हेतु मत। दूसरी विशेषता अनित्यम, वो अनित्य होगा, नष्ट हो जाएगा, सदा नहीं रहेगा, क्योंकि उत्पन्न हुआ था। तो सृष्टि का नियम है, जो वस्तु उत्पन्न होती है वो नष्ट भी होती है। अब ये कार्य वस्तु उत्पन्न हुई थी, इसलिए नष्ट भी होगी, तो अनित्यम, ये दूसरी विशेषता है कार्य की। सक्रिय, क्रिया से उत्पन्न होगी, प्रोसेस करके पैदा होगी, बिना प्रोसेस के नहीं बनेगी। आटे से रोटी बनाइए, आटे में प्रोसेस करनी पड़ती है तब रोटी बनती है। आटा रखा रहे डब्बे में तो इतने से तो नहीं बनेगी, उसमें प्रोसेस करनी पड़ती है। लोहा लो, उसमें भी बहुत सारी तोड़ मरोड़ करना, मशीन में डालना, तब जाके रेलगाड़ी बनती है। ईंट पत्थर में भी बहुत सी प्रोसेस करनी पड़ती है, तब जाके मकान खड़ा होता है। तो जो कार्य वस्तु है वो प्रोसेस करके उत्पन्न होगा, क्रिया से उत्पन्न होगा, बिना क्रिया के नहीं। ये हो गया सक्रियम। तो हेतुमद अनित्यम सक्रियम अनेकम, अनेक अवयवों से मिलकर बनेगा। क्या बोला? हाँ, वस्त्र कार्य है, एक धागे से नहीं बनेगा, एक से अधिक धागे चाहिए, बहुत सारे चाहिए, 50, 100, 200, 1000, 2000, बहुत सारे धागों को मिल करके फिर वो एक कार्य वस्त्र बनेगा, कार्य वस्तु कपड़े के रूप में बनेगा। हजारों ईंटें जोड़कर एक मकान बनेगा, वो जो मकान एक बनेगा वो कार्य है, और वो अनेक कारण द्रव्यों से बनेगा। लोहे के अनेक कणों से मिलकर फिर कोई अलमारी बनेगी, उसके कारण उपादान कारण द्रव्य, लोहे के कण बहुत सारे होंगे। तो ये कार्य की एक ये पहचान है कि वो अनेक अवयवों से मिलकर के उत्पन्न होगा। तो कितने हो गए अब तक? पहला क्या था? हेतु मत, किसी कारण से बनेगा, बिना कारण के कार्य नहीं बनेगा। अनित्यम, क्योंकि उत्पन्न हुआ है तो नष्ट भी होगा एक दिन, चाहे कभी भी हो, एक ना एक दिन वो नष्ट जरूर होगा, वो अनित्य होगा कार्य वस्तु। हेतुमद अनित्यम सक्रियम, अवयवों में क्रिया उत्पन्न होगी, उसके बाद कार्य बनेगा। अवयवों में क्रिया होने पर ही कार्य बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। क्रिया नहीं हुई तो नहीं बनेगा। सक्रियम अनेकम, तो अनेक अवयवों से बनेगा। और अगली विशेषता है आश्रितम, कारण द्रव्य के सहारे से रहेगा। आश्रय, सहारा, आश्रितम, वो सहारे पर, कारण द्रव्य के सहारे से रहेगा। तो मकान ईंट पत्थर के सहारे से रहेगा, रेलगाड़ी लोहे के सहारे पर टिकी हुई है, रोटी आटे के सहारे पर टिकी हुई है, तो सृष्टि प्रकृति के सहारे पर टिकी हुई है, तो सहारा जरूर लेगा वो कार्य वस्तु अपने कारण द्रव्यों का।
इतने सारे लक्षण हैं कार्यम लिंगम, कार्य के, जो कार्य वस्तु होगी उसमें इतने लक्षण होने चाहिए। इस तरह हम पहचान लेंगे ये तो कार्य है। अब आप कोई भी वस्तु को परीक्षा करके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा जिसमें ये सारे लक्षण होंगे वो कार्य वस्तु है। कुर्सी, टेबल, मकान, स्कूटर, कार, कंप्यूटर, जो भी चीजें हैं ये सब कार्य वस्तु हैं, उनमें ये सारे लक्षण मिलेंगे। ठीक है, आगे चलें। अब ये तो कार्य के लक्षण थे, अब कारण के लक्षण बताएंगे। कारण वस्तु की क्या पहचान है वो बताएंगे। अगला सूत्र बोलिए 125। अंजस्यात् अभेदतो वा गुण सामान्यात् गुण सामान्यादेह तत्सिद्धि प्रधान व्यपदेशाद वा। जो कारण द्रव्य है उसकी पहचान बता रहे हैं। इसकी 3 पहचान बताई। पहली बताई आंजस्यात्। आंजस्यात् का अर्थ होता है स्वभाव से, बिना विशेष प्रयत्न के, ऐसे ही देखते ही पता चल जाता है। जैसे आपको ये वस्त्र दिख रहा है, दिख रहा है, अब वस्त्र को देखते ही आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा ये धागे से बना है, ठीक है ना, लोहे से नहीं बना। इसको देखते ही पता चल जाता है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है। क्यों? क्योंकि कार्य वस्तु और कारण वस्तु में, वो अगला हेतु बता रहे हैं, अगला हेतु बताएंगे, पर ये तो पहली बात है, उसको देखते ही ऑटोमेटिक पता चल जाता है ये कपड़ा जो है धागे से ही बना है, ईंट पत्थर से नहीं बना। मकान को देखते ही ऑटोमेटिक पता चल जाता है ये तो ईंट पत्थर से बना है, धागे से नहीं बना। ये पहली पहचान। कार्य वस्तु को देखते ही कारण का पता चल जाता है ये इस कारण से बना है। ये बात समझ में आई? ऑटोमेटिक देखते ही पता चल जाता है, समझ में आ जाता है। दूसरी बात, गुण सामान्यादेह। कार्य और कारण के गुण समान होते हैं इसलिए भी पता चल जाता है। गुण सामान्यादेह। वस्त्र रेशमी है तो इसका कारण धागा कैसा होगा? रेशमी होगा। तो गुण और कारण और कार्य के गुण भी एक समान होते हैं, इस वजह से भी पता चल जाता है कि इसका जो कारण है धागा वो रेशमी धागा होगा, तभी ये रेशमी वस्त्र बना है। और वस्त्र सूती है तो धागे सूती होंगे, ऐसे पता चल जाता है कारण कार्य के गुणों की समानता होने से। और तीसरा है प्रधान व्यपदेशाद्वा। जो कारण होता है उसका नाम एक है प्रधान। प्रधान उस कारण को एक प्रधान नाम से भी कहते हैं। तो ये जो सारी सृष्टि है इसका जो मूल कारण है प्रकृति, उसका नाम भी प्रधान है। क्यों है प्रधान? प्रकर्षेण धार्यते अनेन कार्यम इति। अच्छी प्रकार से कारण को वो धारण करता है, उसको संभाल के रखता है। कारण वस्तु कार्य वस्तु को अच्छी तरह संभाल के रखती है, उसको धारण करती है, इसलिए उसको प्रधान कहते हैं। जैसे वस्त्र को धागों ने संभाल रखा है,
धागों ने अपनी सपोर्ट दे रखी है, तभी तो वस्त्र टिका है अपने स्वरूप में। अगर धागे वस्त्र में से निकाल लिए जाएं तो कपड़ा बचेगा? नहीं बचेगा। धागों ने ही तो कपड़े को संभाल रखा है। ईंट पत्थर ने, सीमेंट चूने आदि नहीं तो बिल्डिंग को संभाल रखा है। अगर ये सब हटा लें तो फिर बिल्डिंग क्या बचेगी? कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगी। तो जो उसको धारण करता है उसका नाम प्रधान है, और वो कारण है जो कार्य को धारण करता है। ईंट पत्थर मकान को धारण करता है, धागे वस्त्र को धारण करते हैं, लोहा रेलगाड़ी को धारण करता है, लकड़ी फर्नीचर को धारण करती है। तो जो धारण करने वाला है वो कारण द्रव्य। इस तरह से कारण की पहचान होती है। और जो कार्य है वो आश्रित है, पिछले सूत्र में बताया था। वो कारण द्रव्यों पर आश्रित है, वो कार्य है, और कार्य को जो धारण करता है वो कारण है। इस तरह से कार्य वस्तु और कारण वस्तु की पहचान हो जाती है। बोलिए, ठीक है? कोई शंका है तो बताइए। है कोई शंका? नहीं है, ठीक। आगे चलें? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये था 125वां सूत्र, जिसमें कारण वस्तु की पहचान बताई। अब आगे चलते हैं, 126वां। बोलिए। त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो। अब ऐसी बातें बताएंगे जो दोनों में कॉमन है, कारण में भी कार्य में भी। 124वें सूत्र में कार्य की पहचान बताई, जो केवल कार्य पे लागू होती है। 125वें सूत्र में कारण की पहचान बताई, जो केवल कारण पे लागू होती है। अब जो 126वें सूत्र में बताएंगे ये दोनों पर लागू होती है, कारण पे भी कार्य पे, कॉमन, सामान्य, दोनों पर। क्या? त्रिगुण अचेतनत्वादि द्वयो। द्वयो, दोनों में, कारण वस्तु मूल प्रकृति और कार्य वस्तु जगत, इन दोनों में क्या समानता है? समानता यह है, त्रिगुण, दोनों में तीन तीन गुण हैं। प्रकृति में तीन गुण हैं, सत्व रजतम, और बाकी पदार्थों में भी तीन ही गुण हैं। सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, तारे, पर्वत, नदियां, समुद्र हैं, लकड़ी, लोहा, सोना, चांदी, धातुएं, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम, सब वस्तुओं में वही तीन ही गुण है, सत्व रजतम। ये दोनों में समानता है। कारण द्रव्य मूल प्रकृति में भी तीन गुण, सत्व रजतम, और ये कार्य जगत के पदार्थों में भी तीन ही गुण, सत्व रजतम। तो ये कहा त्रिगुण, ये दोनों में समान है। और अगली बात, अचेतनत्वादि, अचेतनत्व, जड़त्व, चेतन का उल्टा अचेतन, तो अचेतन को जड़ कहते हैं। तो जड़त्वादि ये भी दोनों में समान है। प्रकृति भी जड़ है, जगत भी जड़ है, दोनों जड़ हैं, ये दोनों में समानता है। सत्वरतम तीनों जड़ पदार्थ हैं, प्रकृति के तीन अवयव। और ये जो कार्य जगत है, लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी, पंचमहाभूत, ये सारे जड़ पदार्थ हैं। इसी प्रकृति से मन बना है। तो मन जड़ हुआ या चेतन? जड़। इसी सत्वरतम प्रकृति से बुद्धि बनी है, तो बुद्धि जड़ हुई या चेतन? वो भी जड़। इसी से शरीर बना, इसी से इंद्रियां बनी, इसी से हर चीज बनी है। जो भी जगत के पदार्थ हैं सब इसी सत्वरतम से बने, इसलिए ये सारे पदार्थ जड़ हैं। चेतन तो बस दो ही हैं, एक ईश्वर, एक आत्मा।
बस दो ही चीज चेतन है, बाकी सब जड़। ठीक है। तो ये दोनों में समानता है। दोनों पदार्थों में, कार्य कारण दोनों में तीन तीन गुण हैं, सत्वरजतम और अचेतन, दोनों के दोनों जड़ हैं। और एक आदि शब्द है सूत्र में, त्रिगुण अचेतनत्व आदि। तो आदि का मतलब कुछ एक आध गुण और भी होना चाहिए, तभी तो आदि आदि वगैरह वगैरह ऐसे ही बोलते हैं ना, वगैरह वगैरह। तो वगैरह वगैरह मतलब आदि आदि, मतलब कुछ और भी है साथ में। तो वो क्या है? वो है कि ये कारण और कार्य दोनों जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। क्या बोला, दोहराइए। ये प्रकृति और संसार ये जीवात्मा के प्रयोजन को सिद्ध करते हैं। क्या प्रयोजन है? दो प्रयोजन है, एक भोग और एक अपवर्ग, ये दो प्रयोजन है। तो इन्हीं जड़ पदार्थों से हम अपना भोग और अपवर्ग प्रयोजन सिद्ध करते हैं। तो ये आदि शब्द का अर्थ हुआ। इस प्रकार से प्रकृति कारण द्रव्य और जगत कार्य द्रव्य, इन दोनों में ये समानता है। ठीक। और कोई शंका?